हेलो नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है जी। तो आइए, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में टेंस और टेंस के प्रकार में देखा और हम लोगों ने टेंस और टेंस के प्रकार पढ़ा। तो आज हम लोग चलते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहा जाता है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। अगर हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना हो, कई सारे वाक्य अलग अलग दिए हों और कहा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंडेफिनिट टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही हो जाता है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिससे ये पता ही नहीं चलता है कि कार्य हो रहा है या कार्य समाप्त हो चुका है। यानी कि उस कार्य के न समाप्त होने के पता चलता है, न कार्य के जारी होने का पता चलता है। तो उस प्रकार से अनिश्चित होता है। तो उस प्रकार के टेंस को इंडेफिनिट टेंस के रूप में दे दिया जाता है। तो इसमें पहचान की बात करें तो इसमें पहचान ये कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हिंदी में पहचान करने का जो तरीका होता है कि हिंदी वाक्य होना चाहिए और हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया होना चाहिए। हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया और इस मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में क्या जुड़ा हो, ता है, ती है और ते है इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं, तो उनका अनुवाद प्रायः हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे होते हैं, यानी पीआईटी। शॉर्टकट में इसको हम पीआईटी बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यही बताया जा सकता है इसकी पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बतलाते हैं। बहुत सारे बच्चे मुख्य क्रिया बोलना भूल जाते हैं, जहाँ पे इसकी कंप्लीट जानकारी नहीं हो पाती है। तो हमें इसमें बताते समय ध्यान रखना होगा कि हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया होना चाहिए और उस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द जुड़े होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बता सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये पहला एग्जाम्पल मान लीजिए। तो यहाँ पे पढ़ना जो है एक प्रकार की क्रिया है और इस पढ़ना में ता हूँ दिया हुआ है। तो इससे पता चल गया कि हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता हूँ आ गया। वह दौड़ती है, तो वह दौड़ती है, तो वह दौड़ती है को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ती है आ रहा है। तो इससे पहचान हो रहा है कि हाँ भाई, ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है जी। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं बनाने के, और उस रूल में अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले नेगेटिव सेंटेंस आता है, फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आता है। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो अगर बात किया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है प्रेजेंट में, ये सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो साधारण कथन व्यक्त करते हैं, ऐसे वाक्य जो साधारण कथन व्यक्त करते हैं उन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो गया आपका, और इसका जो रूल होता है, रूल या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो होता है सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस होता है, और फिर से ऑब्जेक्ट नोट किया जाता है, फुल स्टॉप। उपरोक्त सेंटेंस में बात करें तो उपरोक्त सेंटेंस में देखा जाए तो उपरोक्त सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका मैं है, और मैं का क्या होता है आई, यानी सब्जेक्ट हो गया आई, मैं का आई। और
इसमें पर्सन के बेस पे देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे दिया वर्ब में पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, पढ़ना क्या होता है रीड, तो ये हो जाएगा रीड। उसके बाद से वर्ब में एस है यस है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस है यस, सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस है यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है। फिर से दूसरी बात आती है, वह दौड़ती है, तो वह दौड़ती है, तो यहाँ पे देखते हैं तो वह फीमेल जेंडर है, तो इसके लिए वह के लिए हो जाएगा सी। तो सी दौड़ना को होता है रन, RUN। तो यहाँ पे जो सी है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर नाउन है, और इस प्रकार से देखा जाए तो थर्ड पर्सन जितने भी होते हैं उस थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होते हैं उनमें एस या ES का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही सी इट या कोई नाउन हो गया, उनके वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं, तो सी रन्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो ये रहा बहुत ही साधारण उदाहरण। तो इस रूल पे जाते समय हम लोग कुछ नोट पे ध्यान देते हैं। नोट ए कहता है कि यदि सब्जेक्ट जो होते हैं, इसके सब्जेक्ट यदि जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन में है या सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर, तो उनके वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं, एस या ES का प्रयोग करेंगे। और एस या ES का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, यानी कि इसमें कुछ एग्जांपल में एस और ES में बात किया जाए तो एक चीज़ और आता है कि जब वर्ब यानी कि वर्ब का जो लास्ट लेटर होता है और उस लास्ट लेटर का अगर O आया हो या S हो या डबल S हो, SH हो, CH हो, हाँ, और X हो, तो इनके साथ हम ES का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी वर्ब आते हैं सिंगुलर नंबर के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, तो उनके वर्ब के साथ केवल S का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ है, यानी कि जब वर्ब का अंतिम लेटर O, S, डबल S, SH, CH और X हो, तो उन वर्ब के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय ES का प्रयोग करते हैं, बाकी वर्ब के साथ S का प्रयोग करते हैं। जबकि जितने सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनके वर्ब के साथ S या ES का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता है, तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे अब इसको समझते हैं आगे क्या होता है। आगे इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। ऐसे ES की बात हो रही थी, तो और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में वह आम खाता है, ठीक है, राम गांव जाता है, राम गांव जाता है, इस तरह के सेंटेंस हो। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद से वर्ब देखते हैं, तो वर्ब इसमें क्या है, खाना का होता है इट। अब ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे क्योंकि लास्ट लेटर ना O है, ना CH है, ना डबल S है, ना S है, तो इस वजह से इसके अंतिम जो लेटर है उसमें S जुड़ेगा। अगर O, CH, S, डबल S, X होते हैं तो उनके साथ ES लगाते हैं। तो ही इट्स अ मैंगो, तो यहाँ पे अ मैंगो करके नोट कर दिए। दूसरा चीज़ है राम गांव जाता है, राम भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम जाना का होता है गो, इसका लास्ट लेटर क्या है, O है, O के साथ ES जुड़ जाएगा, राम गोज टू विलेज माने होता है गांव, राम गोज टू विलेज, तो ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके निगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ उदाहरण। अब निगेटिव सेंटेंस, इसके निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। निगेटिव
सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? तो इसका रूल देखिए भैया, इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग कर देते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज प्रयोग करने के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और यहाँ पे एस यस हट जाता है, वो एस यस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डू या डज प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये रूल होता है। तो इसको बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद से नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में जैसे वह गीत नहीं गाता है, जी, वह गीत नहीं गाता है। तो इस पे बात किया जाए तो वह का क्या होता है, तो वह क्या होता है, ही। उसके बाद से ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होते हैं तो उसमें हम डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लगेगा डज, डज के बाद से हमारा हो जाएगा नॉट, नॉट के बाद से वर्ब है गाना, गाना का होता है सिंग, और सिंग के बाद से क्या, गीत, गीत का होता है सॉन्ग, तो सिंग ए सॉन्ग का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद से एक और एग्जांपल, जैसे तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तो तुम किताब नहीं पढ़ते हो में देखा जाए तो ऐसे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है यू है, यू जो है प्लूरल फॉर्म में होता है, तो यू के साथ हम लगाएंगे डू का यूज कर देंगे। उसके बाद से नॉट, नॉट के बाद से पढ़ना क्या होता है, रीड, तो यहाँ पे रीड हो गया किताब, तो रीड अ बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, रीड ए बुक, तो यू डू नॉट रीड ए बुक हो गया, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड ए बुक। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो जाता है। इसमें देखिए नोट करके मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें हैं बहुत आसान कर देगी आपका। नोट में ये है फर्स्ट नंबर कि जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो और ईट हो, कोई भी नाउन हो, हाँ, तो उनके साथ यानी उस सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग ना करके डज का प्रयोग करते हैं, डज, और प्लस तब हमारा नॉट होता है। ये चीज़ें इस प्रकार के सेंटेंस ले हो जाएंगे। फिर से दूसरे नंबर, सब्जेक्ट आई, वी, दे, और यहाँ पे प्लूरल नाउन हो, प्लूरल फॉर्म में हो, प्लूरल नाउन, और यहाँ पे सिंगुलर लिख सकते हैं हम लोग, प्लूरल नाउन, तो उनके साथ हमारा डू होता है तब जाके नॉट लगाते हैं। तो ये मुख्य बातें हमें ध्यान में होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, और जब से सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उसके बाद डू का प्रयोग करेंगे, फिर से प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो अगर आपको इसके स्ट्रक्चर में कोई एक तैयार है तो उस आधार पर बाकी भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं और आते हैं, आप इस पे वर्क कीजिएगा। इसके कंसेप्ट को समझते हुए जितने भी आपके जो भी बुक में मटेरियल दिए हों उस तरह के सेंटेंस को बनाने के प्रैक्टिस करते हैं समझते हुए, तो आप टेंस के अच्छे जानकारी हासिल करते जाएंगे और आपके लिए आगे के जितने भी नरेशन, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होते हैं वो सारी चीज़ों को हल करना आपके लिए आसान होता जाएगा। जी, थैंक यू, जय हिंद।